नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है, महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज, जिसमें हम जीएस के उन टॉपिक्स को यहां पर कवर करते हैं जिन टॉपिक से आपके लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके तहत हमने पहली क्लास में 1857 की क्रांति के कंप्लीट एमसीक्यूज को कवर किया था, थ्योरी के साथ उनको देखा था, उस क्रांति के बारे में किसने क्या कहा, कहां से क्या शुरू हुआ, कहां पर कौन नेता था, सब हमने कवर किया। आज हम इसमें दूसरी क्लास को कवर करेंगे और आज हम प्राचीन भारत में जाएंगे और मौर्य काल के जो प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख अध्यक्ष थे, कौन किस विभाग से संबंधित है, उनको समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। सिंपल और साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और जब भी जिस भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए आप उसका आंसर यहां पर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके अधिकारियों के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं, कौन होते हैं, फिर अध्यक्षों की तरफ चलेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था या महामात्र कहा जाता था या आमत्य कहा जाता था। तो ये तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते थे। तो मौर्य काल में विभागों का जो हेड होता था, जैसे अगर हम वर्तमान कंडीशन में देखें, किसी भी विभाग का हेड कौन होता है, उसका कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है, और उसमें बाकी भी होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और जो आईएएस ऑफिसर सचिव होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च है वो कौन है, मंत्री है। ऐसे ही उस समय के मंत्रियों को क्या कहते थे, तीर्थ, महामात्र या आमात्य। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी बताते रहता हूं कि कैसा क्वेश्चन इनसे बना है और कैसा बन सकता है। क्वेश्चन आएगा, मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे, मौर्य काल में सर्वोच्च अधिकारियों को क्या कहते थे, तो आपने इस वाली लाइन को याद करना है, ठीक है। जो आमत्य है ये क्या हो गया, योग्य अधिकारियों का समूह। जो आमत्य होते थे इसमें कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं होता था, इसमें कई सारे योग्य व्यक्ति होते थे, उन्हीं में से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता था, फिर अलग अलग पदों पर इनको नियुक्त किया जाता था। तो सर्वोच्च अधिकारी होते थे ये सभी के सभी, ठीक है। महामात्य क्या होता था, महामात्य क्या हो गया, प्रमुख आमत्य नगरों का अधिकारी। जो ऐसे नगर जहां पर आपके आमत्य रहते हैं, यानी आपके बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां का जो प्रमुख है उसको क्या कहते थे, महामात्य कहते थे। तो शुरुआत में इन दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। अब फैक्ट को देखते हैं, इनकी संख्या कितनी है, किनकी संख्या, तीर्थों की संख्या। तीर्थ कौन है, यहां पर जो उच्च अधिकारी होते थे, इनकी संख्या है 18। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की संख्या, उच्च अधिकारियों की संख्या, आमत्यों की संख्या कितनी होती थी, यह होती थी 18। मौर्य काल में विभाग कितने थे, 18। ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर में आया था, मौर्य काल में विभागों की संख्या बताइए, तो भी 18 है और 18 विभागों के लिए 18 मंत्री जिनको तीर्थ कहते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इन तीर्थों के लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसा मैंने आपको यहां पर कहा। कहते इनको तीर्थ थे, लेकिन तीर्थ, अमात्य, इनको कुछ ही जगहों पर कहा गया है, ज्यादातर इनके लिए महामात्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इनकी संख्या 18 है। अब जो इंपॉर्टेंट तीर्थ हैं उनको देखेंगे। मौर्यकालीन तीर्थ, ठीक है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी क्या कहे जाते थे, हमने देखा तीर्थ कहे जाते थे। सबसे पहले आ गया मंत्री और पुरोहित। आमतौर पर ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते थे, क्योंकि जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बना या मंत्री बना वो था चाणक्य। तो मौर्य काल में जो पहला प्रधानमंत्री था चाणक्य, वो इस पद पर था और वो पुरोहित का काम भी करता था। तो मंत्री और पुरोहित, मंत्री यानी जो प्रधानमंत्री होगा, तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा, और पुरोहित यानी जो प्रमुख धर्म अधिकारी होगा। तो शुरुआत में ये दोनों पद किसके पास थे, चाणक्य के पास थे, इसीलिए ये दोनों पद लगभग एक ही साथ आपसे आते हैं, ठीक है। तो मंत्री अगर पूछेगा तीर्थों में मंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री, और पुरोहित कौन है, तो प्रमुख धर्म अधिकारी। अगला है सन्निधाता। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मौर्य काल में सन्निधाता क्या होता था या फिर कोषाध्यक्ष कौन होता था। तो मौर्य काल में जो राजकीय कोष अध्यक्ष होता था, यानी खजाने का जो प्रभारी होता था, उसको क्या कहते थे, उसे सन्निधाता कहते थे। इस चीज को ध्यान रखना, ये कोषाध्यक्ष भी होता था, यानी खजाने का पूरा जो प्रभारी है वो ये होता था।
इसके अलावा भंडार का संरक्षक भी होता था, इसको ध्यान रखना। यानी जो भी आपको पैसा मिलेगा, अब पैसा उस समय तो ऐसा नहीं था कि टैक्स केवल पैसे के रूप में मिल रहा है, आपको नगद मिलेगा, आपको अन्न के रूप में मिलेगा, अनाज के रूप में मिलेगा, उनको जमा करने का काम भी कौन करेगा? सन्निधाता करेगा। तो भंडारों का संरक्षक भी कौन हो गया और कोष का संरक्षक भी कौन हो गया? सन्निधाता। ठीक है, अगला है समार्था। यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। मैं कोशिश करूंगा आपको इनको समझाते हुए चलूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको याद हो जाए। और जहां पर कुछ ट्रिक लगती होगी, कुछ छोटी छोटी बातें होंगी ट्रिक जिससे आप याद कर पाएं, वो भी बताते हुए चलूंगा। हर अधिकारी को लेकर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ को आपको यहां पर मिल जाएगा। सम्हार्ता की बात करते हैं। सम्हार्ता भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी उस समय का वित्त मंत्री था, कर संग्रहक था। पैसा जमा करने का काम इसका है और पैसे का ध्यान रखने का काम इसका है। दोनों में कंफ्यूजन आपने नहीं करना है। धाता से याद कर लिए जो धरेगा अपने पास, पैसे को धरेगा, और हर्ता से याद कर लिए जो हरेगा, यानी पैसा अपने कब्जे में लेगा। ठीक है, तो ये कर संग्रहक था। क्वेश्चन आता है कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था मौर्य काल में? तो जो कर को जमा करेगा, जो वित्त मंत्री है, वही तो डिसाइड करेगा कि कर कितना होगा। तो इस वाली लाइन को भी याद करना है। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी सम्हर्ता होता था। बेसिकली ये सारे अलग अलग विभागों के प्रमुख हैं, लेकिन कुछ विभाग आपस में मिलकर भी काम करेंगे। जैसे पैसा जमा करना, वसूली करना, इसका काम है, और सन्निधाता का काम है उसकी रखवाली करना, उसका प्रभार देखना। ठीक है, और टैक्स डिसाइड भी कौन करता था? यही सम्हर्ता करता था। अगला है जो पता यहां पर तीर्थ है, वो है कर्मांतिक। कर्मांतिक क्या होता था? कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था, यानी जो इनका उद्योग मंत्री हो गया एक तरीके से। तो कर्म करोगे कहां पर? उद्योगों में, ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो 3 हमने महत्वपूर्ण तीर्थों को देखा और साथ में आपका पुरोहित। ठीक है, तो कर्मांतिक क्या हो गया मौर्य काल में? उद्योग धंधों का प्रमुख। ठीक है, अगला है प्रशस्ता। ये क्या करता था? तो देखिए मौर्य काल में एक तीर्थ था, सर्वोच्च अधिकारी, जिसका नाम है प्रशस्ता। इसको आप प्रशस्ति लेख से याद कर लीजिए। जैसे प्रशस्ति लेख मिला था ना मैं प्रयागराज से, जो कि हरिसेन का था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो प्रशस्ता से आप प्रशस्ति लेख को याद कर लीजिए, यानी लिखने का काम करने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे प्रशस्ता कहते थे। यह भी आपको अब हमेशा याद रहेगा। अगला है युवराज। नॉर्मल सा शब्द है, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जो राजा का उत्तराधिकारी होता था उसे ही युवराज कहा जाता था। ठीक है, अगला है अंतर्वर्षिक। जो अंतर्वर्षिक होता था, यह सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। जो राजा के अंगरक्षक होते थे उनका जो प्रमुख होता था, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री के क्या होते हैं? एसपीजी होती है। एसपीजी का हेड हो गया आपका अंतर्वर्षिक। इसको आप वर्जिश से याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम जिम में प्रैक्टिस करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे हिंदी में वर्जिश भी कहा जाता है। तो वर्षिक को आप वर्जिश याद कर लीजिए। वर्जिश हो गए यानी जो आपके बॉडीगार्ड वगैरह हैं उनका प्रमुख। ऐसे में आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अंतर्वर्षिक। अगला है दौवारिक। दौवारिक क्या होता था? राजमहल का प्रबंधन एवं देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी। तो राज प्रमुख जो राजमहल होते थे मौर्य काल में, उनका जो प्रबंधन देखेगा, राजमहल की देखरेख करने का जो काम करेगा, उसका कहा जाता था दौवारिक। ठीक है, जो देहरी को देखेगा उसको आप दौवारिक से याद कर लीजिए, दौवारिक और देहरी। ठीक है, अगला है आटविक। आटविक होता था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। आटविक क्या हो गया? आटविक आपका वन विभाग, यानी जंगलों का, वनों से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? उसको कहा जाता था आटविक। ठीक है, आटविक को आप 8 वन से याद कर सकते हैं। विक को वन कर लीजिए, 8 वन, इसके पास 8 वन होते थे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करी है कुछ बताने की, कुछ मिलाने की, कि कुछ ट्रिक बन जाए। कुछ में बनी है, कुछ में नहीं बनी है, कुछ में अच्छी है, कुछ में अच्छी नहीं है, लेकिन आपको केवल याद करने से मतलब है। आटविक को आप 8 वन से याद कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि यह वन विभाग का प्रमुख होता था। अगला है सेनापति। देखिए सेनापति सेना अध्यक्ष होता था, यानी सर्वोच्च कमांडर होता था सेना का। ठीक है, इसके बाद आता है दुर्गपाल। अब दुर्ग का मतलब आप जानते हैं, दुर्ग का मतलब होता है किला। किलों का जो भीतरी दुर्ग होते थे, यानी सीमा के अंदर की जो चीजें होती थी, उनका जो प्रबंधक होता था, उनका जो रक्षक होता था, उसे दुर्गपाल कहते थे, यानी किलों का रक्षक जो हमारी बॉर्डर के अंदर है। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं ना कि बॉर्डर पर सेना होती है, लेकिन देश के अंदर हालात कौन संभालते हैं? ज्यादातर पुलिस और अर्धसैनिक बल संभालते हैं। तो ये आपका एक तरीके से अर्धसैनिक बल हो गया। ठीक है, देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक।
सीमावर्ती दुर्गों पर कौन होता था? अंतपाल होता था। तो अंतपाल को आप सीमांत से याद कर सकते हैं कि ये सीमांतपाल होता था, ठीक है, जो सीमाओं पर रक्षा करेगा। और देश के भीतर कौन रक्षा करता था? दुर्गपाल करता था। तो दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप केवल 2 बार इसको देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, अधिकारी और अध्यक्ष। ज्यादा नहीं है, 40-42 ये अधिकारी हैं, 18 तीर्थ हैं और 26 के करीब आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है। नागरक की बात करें, यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी नगर कोतवाल। आज के कोतवाल के समान होता था कौन? नागरक। नायक की बात करें तो यह सेना का संचालक होता था, नगर रक्षक होता था, ठीक है। तो अंतर के किलों की रक्षा करने वाला दुर्गपाल कर रहा है, उसके साथ उसकी मदद करने के लिए नायक है जो सेना का संचालन भी कर रहा है, सेना के लिए जरूरती चीजों को जमा भी कर रहा है, और नगर का रक्षक भी है इसके साथ मिलकर। जबकि युद्ध वगैरह अगर होगा, युद्ध के समय में सेना का प्रमुख कौन हो जाएगा? वो सेनापति हो जाएगा। तो नागरक और नायक में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी नगर का वो कोतवाल है, दरोगा है वहां का। और नायक क्या हो गया? ये हो गया नगर का रक्षक, ठीक है। इसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं, जिसमें है एक आपका व्यवहारिक और एक है आपका प्रदिष्टा। देखिए, व्यवहारिक और प्रदिष्टा दोनों न्यायाधीश का काम करते थे। जो व्यवहारिक होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और प्रदिष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। यहां एक तरीके का कमिश्नर के पद पर होता था, ठीक है। व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों का हो गया। दीवानी न्यायालय यानी कि जो जमीन से जुड़े केस होते हैं, जो आपके विवाद, आपसी विवाद जो होते हैं, उनसे जुड़े जो केस होते हैं, उनका जज कौन होता था? व्यवहारिक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सारे लोग आपके क्या हो जाएंगे? दीवाने हो जाएंगे। तो व्यवहारिक क्या होता था मौर्य काल में? दीवानी न्यायालय का जज, ठीक है। और अगर आपने चेष्टा करी, कोई अपराध कर दिया, जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें अपराध की श्रेणी के केस आते हैं, जैसे हत्या करना, लूट करना, चोरी करना, वो सारे। तो इसकी अगर आपने चेष्टा करी तो आपको प्रदिष्टा के पास जाना पड़ेगा। चेष्टा से मिलता जुलता है, आप इसको ऐसे में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साथ में लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, दीवानी का कौन था और फौजदारी का कौन था। दंडपाल की बात करें, अंतिम तीर्थ है यहां पर, 18 तीर्थों को हमने याद कर लिया। दंडपाल क्या होता था? ये पुलिस का प्रमुख भी होता था और सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला अधिकारी भी होता था दंडपाल। यानी सैन्य के लिए, सेना के लिए खाना पीना या जो अनाज वगैरह हो गया, तलवार वगैरह, जो भी लड़ाई का सामान है, सेना के लिए जो जरूरी सामान है, उसे जमा करने वाला कौन होता था? दंडपाल होता था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब दंडपाल को आप ऐसे में याद कर सकते हो कि जो दंड देने वाले हैं उनका पालनहार, क्योंकि उनके लिए सामग्री को जमा कर रहा है। तो दंडपाल यानी दंड देने वालों का पालनहार कौन होता था? एक तरीके से दंडपाल होता था। ये पुलिस का प्रधान भी होता था। युद्ध का सामान जुटाना, वो सारे काम किसके होते थे? इसी के होते थे, ठीक है। तो ये हमने 18 तीर्थों के बारे में बात करी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मंत्री और पुरोहित, प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्म अधिकारी। सन्निधाता कोष अध्यक्ष होता था, यानी खजाने का प्रमुख होता था। समहर्ता वित्त मंत्री होता था, यानी कर टैक्स जमा करने वाला अधिकारी होता था, और टैक्स को डिसाइड करने वाला भी यही होता था। बहुत जल्द मौर्य काल के जो टैक्स होते थे अलग अलग, उनके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो हम कवर करेंगे। जो कर्मांतिक होता था, उद्योग धंधों का प्रधान होता था। प्रशस्ता क्या होता था? लिखने वाला, राजा की आज्ञाओं को। युवराज उत्तराधिकारी हो गया। अंतवर्षिक यानी जो वर्जिश करते हैं, यानी बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड में कौन? सम्राट का अंगरक्षक का प्रधान, ठीक है। द्वारिक से हमने देहरी को याद किया था, यानी राजमहल का प्रमुख अधिकारी हो गया। आठविक से हमने आठवन को याद किया था, यानी ये वनों का अधिकारी होगा। सेनापति यानी युद्ध के समय में जो सेना अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च कमांडर होगा। दुर्गपाल जो देश के अंदर किलों की रक्षा करेगा। अंतपाल जो सीमा पर रक्षा करेगा। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कोतवाल जिसको कहते हैं। नायक सेना का संचालक होता था, और नगर रक्षक इसको कहा जाता था, ठीक है। यानी जो कानून व्यवस्था है नगर में बनाने का, वो जिम्मेदारी किसकी है? नागरिक की है। इसको आप ऐसे में याद कर सकते हो कि लोगों को नागरिक कौन बनाएगा? अच्छा नागरिक कौन बनाएगा? नागरिक बनाएगा। और उसके बाद आपका नायक होता था, इसकी सहायता के लिए नगर रक्षक के तौर पर इसे कहा जाता था, ठीक है। व्यवहारिक हो गया, व्यवहार अच्छा है तो लोग आपके दीवाने होंगे, तो दीवानी न्यायालय। और प्रदिष्टा यानी आपने चेष्टा करी तो फौजदारी मामले, और फिर आपका दंडपाल। ये थे अर्थशास्त्र के अनुसार प्रमुख तीर्थ। इन 18 के अलावा भी कुछ और मंत्री होते थे, कुछ और अधिकारी होते थे, लेकिन इनके नीचे इनको माना जाता था, ठीक है। हालांकि पद लगभग समान है, जैसे कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री है, दोनों मंत्री परिषद का हिस्सा हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री को ऊपर माना जाता है। उसी तरीके से इसको समझिए। कुछ प्रमुख अधिकारी और थे, जैसे एस्ट्रोनोमोई, ये नगर का अधिकारी होता था।
एग्रोनोमोई ये मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। रूपदर्शक ये वाला बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का इस पर टिक कर देना। सिक्कों की जांच करता प्रधान अधिकारी, यानी सिक्कों की जांच परख करने का अधिकारी कौन होता था? रूपदर्शक होता था। सौवर्णिक की बात करें, यह टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। टकसाल का अधिकारी है, अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष अभी हम देखेंगे कि क्या होते थे। तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी सौवर्णिक को कहा जाता था। ठीक है, जैसे आज की व्यवस्था है कि किसी भी विभाग में एक आपका मंत्री होता है और उसके नीचे आपका सचिव होता है, जिसका चयन जो होता है वो कंपटीशन एग्जाम से, आजकल आप देखते हैं सारे आईएएस सचिव होते हैं। तो उस टाइम पर चयन किया जाता था लोगों में से और उनको विभागों का अध्यक्ष बनाते थे, जबकि उनके ऊपर कौन होते थे? मंत्री। तो ये मंत्री है उस विभाग का। अभी जो अधिकारी आएगा, अध्यक्ष आएगा, उसे हम देखेंगे कि टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। ठीक है, जो टकसाल का अधिकारी है वो सौवर्णिक होता था। धम्म महामात्र की बात करें, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, यानी धार्मिक विवाद न हो पाए, वो काम किसका होता था? धम्म महामात्र का समाज के अंदर। और एक होता था अंतः महामात्र, इसका काम क्या हो गया? सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। जो धम्म महामात्र है समाज में यानी देश के अंदर प्रचार प्रसार करेगा और सामाजिक जो सामंजस्य है उसे बनाए रखेगा। जो अंत महामात्र है इस सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार करेगा। ठीक है, राजुक ये बहुत बार आया है, साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी, इसको कहा जाता था राजुक। ठीक है, यानी इसको दोनों के अधिकार प्राप्त है। ऊपर हमने देखा ना कि राजस्व के लिए अलग अधिकारी थे, न्यायालय के लिए अलग थे। एक अधिकारी ऐसे भी था, जैसे मैंने आपको ऊपर भी कहा कि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड थे, सबको कुछ कुछ अधिकार दिए गए थे। ऐसे ही राजुक था जिसको न्याय का भी अधिकार था और टैक्स कलेक्शन का, राजस्व से जुड़े मामलों का भी अधिकार था। यह आज के एक तरीके से डीएम के बराबर था। ठीक है, जैसे डीएम जो होता है उसे प्रशासनिक भी सारा अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और न्यायिक भी इनको अधिकार है। तो वैसे ही मौर्य काल में डीएम कौन हो गया? राजुक हो गया। ठीक है, आधुनिक जिला अधिकारी, इसको ध्यान रखना। युक्तक की बात करें, इसको कुछ जगहों पर युक्त भी लिखा गया है। युक्त क्या होते थे या युक्तक क्या होते थे? हर विभाग में छोटे छोटे मंत्री होते थे, जैसे कैबिनेट के साथ राज्य मंत्री होता है ना, तो ये उस समय के जो युक्तक थे ये राज्य मंत्री थे। हर विभाग में लगभग इनको नियुक्त किया जाता था। समहर्ता विभाग में करेंगे या सन्निधाता, समहर्ता के साथ करेंगे जो टैक्स कलेक्शन करेगा, तो ये राजस्व वसूली का काम करने वाला अधिकारी हमने यहां पर लिखा है। लेकिन बेसिकली ये क्या था? युक्तक ऐसे अधिकारी होते थे जो अपने ऊपर के कर्मचारियों के नीचे काम करते थे। ठीक है, और लगभग हर विभाग में होते थे, लेकिन ज्यादा प्रमुख है समहर्ता वाला, क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन का काम करेगा। इसके बाद आता है महामत्य शर्प, यह गुप्तचर प्रधान होता था, जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये हमने मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों को देखा। अब देखेंगे मौर्य काल के अध्यक्षों के बारे में। मौर्य काल में अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में काम करने वाले अधिकारी थे, यानी प्रमुख मंत्री है, मंत्री के नीचे जो काम करेंगे उनको कहा जाता था अध्यक्ष। जैसे आज हम सचिवों को देखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 27 बताई गई है। मैक्सिमम जगह पर इनकी संख्या 26 है, कुछ जगहों पर 27 भी है। तो आपको दोनों नंबर ध्यान रखना है। जैसे तीर्थों की संख्या तो क्लियर है, मौर्य काल में तीर्थ 18 थे, लेकिन अध्यक्षों की संख्या अलग अलग है, 26 भी है और 27 भी दी गई है। जो प्रमुख हैं उनको देखेंगे। तीर्थों में तो हमने 18 के 18 देखे हैं, लेकिन इसमें केवल जो प्रमुख वाले अध्यक्ष हैं उनको देखेंगे। जैसे सुरा अध्यक्ष, नाम से ही बता देंगे, सुरा किसके लिए इस्तेमाल होता है? शराब के लिए होता है। आबकारी विभाग का अध्यक्ष, जो आबकारी विभाग यानी मदिरा विभाग होता था, शराब विभाग, उसका प्रमुख होता था सुरा अध्यक्ष। ठीक है, मुद्रा अध्यक्ष की बात करें, राजकीय चिन्ह, मुद्रा, पासपोर्ट से संबंधित अधिकारी। अब देखिए, पासपोर्ट उस समय इस सेंस में समझिए कि जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके पास एक मोहर होनी चाहिए कि आप कहां से आए हैं, कहां आपको जाना है। ठीक है, आने जाने के लिए एक पास तरीके से कि आपके पास एक पास हो, एक आपके पास मोहर होनी चाहिए, एक आपकी पहचान हो। तो उसका अध्यक्ष कौन हो गया? मुद्रा अध्यक्ष हो गया। ठीक है, और मुद्रा अध्यक्ष वाला बहुत बार आता है, आपसे पूछेगा टकसाल का प्रमुख कौन है? पहला विकल्प देता है मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट से संबंधित यानी राजकीय चिन्ह से संबंधित, मोहरों से संबंधित होता था। टकसाल का प्रमुख नहीं होता था। टकसाल का प्रमुख लक्षणा अध्यक्ष होता था। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जो टकसाल हो गए, जहां पर सिक्कों को अंकित किया जाएगा, बनाया जाएगा टकसाल, उसका अध्यक्ष होता था लक्षणा अध्यक्ष। राजकीय भूमि का अध्यक्ष उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। आप जानते हैं जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता के नाम से जाना जाता था, तो उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सीता अध्यक्ष।
इसके बाद है सूत्र अध्यक्ष। सूत्र अध्यक्ष आपने गुप्तचरों के साथ नहीं जोड़ना है कि आपके सूत्रों ने क्या जवाब दिया। सूत्र अध्यक्ष को आपने सूत के साथ जोड़ना है। कताई, बुनाई, सूत, इन सब का जो अध्यक्ष होता था उसे सूत्र अध्यक्ष कहा जाता था। फिर आता है स्त्रा अध्यक्ष। अब स्त्रा अध्यक्ष क्या होता था? महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी या अध्यक्ष। ठीक है। फिर है शुल्का अध्यक्ष। इसमें तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। राजकीय धन जुर्माने से संबंधित अधिकारी, वो होता था शुल्क। जुर्माना आदि अगर लगाना होगा, एक तरीके से आप जीएसटी ऑफिसर मान लीजिए, जो टैक्स वगैरह लगाना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, चुंगी कर वगैरह, वो सब काम यही करता था शुल्क अध्यक्ष। फिर आ गया विविता अध्यक्ष। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4-5 ही अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो हमने ऊपर देखा मुद्रा अध्यक्ष, एक हो गया लक्षणा अध्यक्ष, एक आपका सीता अध्यक्ष, और अभी ये वाला विविता अध्यक्ष। ठीक है। विविता अध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। सूना अध्यक्ष, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कसाई खाने का अध्यक्ष। ठीक है। जब पशुओं को मार दिया जाएगा तो वहां पर जगह कैसी हो जाएगी? सूनी हो जाएगी, तो उसका अध्यक्ष हो गया सूना अध्यक्ष। ऐसे में याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर है माना अध्यक्ष। माना अध्यक्ष क्या हो गया? समय और स्थान का निर्णय करने वाला अधिकारी, यानी टाइम मैनेजमेंट करने वाला अधिकारी कौन होता था? माना अध्यक्ष। फिर आ गया पण्य अध्यक्ष। ये वाला पूछा गया है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वैदिक काल में जो दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे उनको क्या कहते थे? उनको पणी कहते थे। पणी से ही बना है पण्या अध्यक्ष, राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष, यानी व्यापार का जो प्रमुख होता था वो पण्या अध्यक्ष होता था। इसके साथ है कुणिया अध्यक्ष या कुपिया अध्यक्ष पे लिखा गया है, वनों से संबंधित कार्यों का अध्यक्ष। अब वनों का प्रमुख अधिकारी कौन है? वो था आटविक, जैसा हमने ऊपर देखा था, लेकिन जो अध्यक्ष है वो कुणिया अध्यक्ष है। ठीक है। आयुधा अध्यक्ष की बात करें, यह वाला भी महत्वपूर्ण है। आयुधा अध्यक्ष अस्त्र शस्त्र के निर्माण व कारखानों का अध्यक्ष होता था। तो अस्त्र शस्त्र किसके साथ जुड़े होते हैं? लोगों की आयु के साथ जुड़े होते हैं कि अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आयु घटने का डर यहां पर होता है अस्त्र शस्त्र में। तो आयुधा अध्यक्ष ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर है पोतवा अध्यक्ष, नापतोल बाट तराजू का अध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष। ठीक है। जो यानी कि मेजरमेंट्स होंगे, यूनिट्स होंगे कि किसको कितना वजन में तोला जाएगा, वजन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, जो मापतौल का प्रमुख अधिकारी हो गया वो हो गया पोतवा अध्यक्ष। फिर है लोहा अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष यानी लोह विभाग का नहीं, धातु विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर है अकारा अध्यक्ष। अकारा जो अध्यक्ष होता था ये खानों का अध्यक्ष होता था। खान का आकार काफी बड़ा हो तो ही सुरक्षा होती है, अदरवाइज खान में दम घुटने का डर होता है। तो खान का आकार बड़ा होना चाहिए, यानी आकार का आप खान से लिंक कर सकते हैं। तो अकारा अध्यक्ष, खान अध्यक्ष। कोष्ठागार अध्यक्ष, यह कोषागार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, जैसे सन्निधाता प्रमुख है ये वहां का अध्यक्ष है। स्वर्णा अध्यक्ष की बात करें, यह भी कोषागार का प्रमुख होता था, दोनों के दोनों। ठीक है। लवणा अध्यक्ष की बात करें तो नवक विभाग का अध्यक्ष होता था, जो नमक विभाग है उसका प्रमुख होता था। ठीक है। संस्था अध्यक्ष की बात करें तो व्यापार प्रबंधन का काम करता था। व्यवसाय के लिए पणिया अध्यक्ष भी रखा हुआ है और व्यापार के लिए संस्था भी रखा गया है। ठीक है। गणिका अध्यक्ष की बात करें तो गणिकाओं वैशालियों का जो अध्यक्ष हो गया निरीक्षक हो गया। पतना अध्यक्ष, पत्तन से आप सीधा बता देंगे, बंदरगाहों का अध्यक्ष। द्यूत अध्यक्ष कौन हो गया? आप जानते हैं द्यूत को द्यूत क्रीड़ा भी बोला जाता है, तो ये हो गया जुआ, यानी निरीक्षक वहां का, जुए का निरीक्षक। ठीक है। नौका अध्यक्ष, ये जल मार्ग के यातायात का अध्यक्ष होता था। बंधनगार अध्यक्ष, नाम से ही बता देंगे, बंधन लिखा है तो जेल विभाग का अध्यक्ष। सैन्य विभाग अध्यक्ष की बात करें तो अश्व, रथ, पदाति, गज, सेना का अध्यक्ष। प्रमुख तो सेनापति है, लेकिन सेना विभाग अध्यक्ष भी है जो इन सबको देखता था, उसके नीचे काम करता था। फिर आता है अक्षपट्टला अध्यक्ष, यानी जो महालेखाकार है उसको कहा जाता था मौर्य काल में ये। और लास्ट में आता है देवता अध्यक्ष, जो धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होता था। धार्मिक संस्थानों का प्रमुख अधिकारी कौन हो गया? धार्मिक अधिकारी वो होता था पुरोहित, और पुरोहित के नीचे काम करेगा देवता अध्यक्ष। ठीक है, जो धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष होगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मौर्य काल के प्रमुख तीर्थों, अधिकारियों के सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। काफी इसमें कंफ्यूजिंग पद भी हैं, लगभग एक जैसे उनके काम हैं, लेकिन ये सारे सहायक के तौर पर काम करते थे। जो प्रमुख हैं जैसे सन्निधाता हो गया, समहर्ता हो गया, लक्षणा अध्यक्ष हो गया, वो आपको याद करने हैं। एक जगह पर मैंने आपको देने का प्रयास किया और कोशिश करी जितना हो सके कंफ्यूजन को क्लियर करने का। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगला टॉपिक आप कौन सा वाला यहां पर कवर करना चाहते हैं वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।